वेलकम टू इजी लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जिसको हम लैब भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और आज हम उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक टर्म्स एसोसिएटेड विद लैब। लैब इज़ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने पहले कहा था। फर्स्ट इज़ लॉ। लॉ क्या होता है? लॉ इज़ बेसिकली एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, और वो सारे किसके अंडर लिखे जाते हैं? इट इज़ डन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है। और वो किसी भी पर्सन को गाइड करते हैं कि आपके लॉ के अंडर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप कितने हद तक अपना काम कर सकते हो लॉ के अंडर रहकर। Moving on to the second part, which is contract. Contract and agreement are basically similar terms. तो contract basically तब बनता है जब एक agreement होती है दो parties के बीच में। Agreement की बात करते हैं। Agreement क्या होता है? Agreement बनता है offer और acceptance से। तो agreement का मतलब होता है कि जब आप सपोजिटली एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आप एक शॉपकीपर के पास गए और आपने उस शॉपकीपर को बोला कि मुझे 5 रुपए की पेंसिल चाहिए। तो शॉपकीपर ने बोला कि मेरे पास 5 रुपए की पेंसिल नहीं है, पर मेरे पास 10 रुपए की पेंसिल है। तो आपने पहले ऑफ़र किया 5 रुपए की पेंसिल और आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे एग्रीमेंट फॉर्म नहीं होता है। अब सेकंड इंस्टेंस देखते हैं। उसने 10 रुपए की पेंसिल ऑफ़र की और आपने वो 10 रुपए की पेंसिल एक्सेप्ट कर ली, तो यहाँ पे ऑफ़र भी हो रहा है और यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी हो रहा है। सिंस यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही है, तो यहाँ पे हो रहा है एग्रीमेंट। फोर्थ में आता है प्रॉमिस। आप अगर किसी को ऑफ़र करते हो तो इन लीगल टर्म्स आप एक प्रपोजल रखते हो। प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, विच टर्न्स इनटू अ प्रॉमिस। अब दिस थिंग इज़ वेरी रिलेटेड टू एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो हु इज़ अ प्रॉमिसर? अ प्रॉमिसर इज़ अ पर्सन जो एक प्रपोजल आपको देता है, हु मेक्स द प्रपोजल। प्रॉमिसी इज़ द पर्सन जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। ऑलराइट। अब ऑब्लिगेशन क्या होती है? ऑब्लिगेशन को अगर हम डिफाइन करें तो होता है कि इट इज़ अ लीगल टाई विच इम्पोजेज अपॉन अ डेफिनाइट पर्सन और पर्सन्स द नेसेसिटी ऑफ डूइंग और abstaining from doing a definite act or acts. तो ऑब्लिगेशन इज़ बेसिकली कि एक ऑब्लिगेशन फॉर्म कर दिया गया है, वो आपको बताता है कि आप कौन सा एक्ट कर सकते हो और कौन सा एक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे एक ऑब्लिगेशन है कि आप शॉपलिफ्टिंग नहीं कर सकते हो। सो व्हाट इज़ द ऑब्लिगेशन हियर? द ऑब्लिगेशन इज़ अंडर लॉ विच स्टेट्स दैट अगर आप शॉपलिफ्टिंग करते हो तो आपको ये जुर्माना भरना पड़ेगा। सो इट इज़ एन ऑब्लिगेशन। नाउ मूविंग ऑन टू एन ऑफर। ऑफर हम समझ चुके हैं, ऑफर इज़ नथिंग बट अ प्रपोजल। और कौन करता है ऑफर इन टर्म्स ऑफ प्रॉमिस? एक प्रॉमिसर करता है ऑफर। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? It is the branch of law which determines the circumstances in which promises made by the parties to do a contract shall be legally binding on them. तो law of contract is nothing but वो एक law का branch है जिसमें जो दो parties contract कर रही हैं उनके ऊपर लीगली क्या एक्शन ले सकते हैं, लीगली उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगली उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, वो चीज़ बताती है आपकी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बैकबोन या फिर एकदम की टर्म है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये एक्ट क्या बोलता है? ये एक्ट बोलता है कि जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ से रिलेटेड हैं इंडिया के अंदर, वो सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर लिखे गए। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होने के बाद वी मूव ऑन टू द मेन पार्ट एंड ऑल्सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, which is essential elements of valid contract. तो
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए? सबसे पहला तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑब्वियसली जहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। दूसरा होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब दो पार्टीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो दोनों पार्टीज़ का इंटेंट होना चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करें। जब एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म होगा तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो वो बन जाएगा एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? लॉफुल कंसिडरेशन इज बेसिकली कंसिडरिंग लॉ। जैसे पार्टी ए छोड़िए, आपने किसी को पैसे दिए हैं तो आपने कैश में दिए हैं और रिटर्न में आप उनसे गुड्स मांग रहे हो, ठीक है? तो आप जो कैश दिए हो तो द मनी कंसिडरेशन इज़ योर्स एंड द गुड्स कंसिडरेशन इज़ ऑफ द अदर पार्टीज़। तो यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन हो रही है, आपने लॉ को कंसिडर करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उससे आप लॉ के अंडर हैं, आपके ऊपर कोई पनिशेबल ऑफेंस, कोई फ्रॉड, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होती है। नाउ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ इज़ नथिंग बट, जैसे आपको कहीं पे एडमिशन लेना है तो वहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। सिमिलरली कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ इज़ लाइक एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर दो पार्टीज़ को कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है तो उनके पास क्या कैपेसिटी है, क्या एलिजिबिलिटी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर सकते हैं। फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट, इट्स लाइक द प्राइमरी एंड द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसेंट ही नहीं होता है सो इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपको फोर्स किया गया है, फ्रॉड हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, समथिंग लाइक दैट, सो देयर शुड बी अ फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट लीगल होती है जब उनको यूज़ किया जाता है ऐसे वे में विच इज़ अलाउड बाय द लॉ। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हो रास्ते पे, सो दिस इज़ अलाउड बाय लॉ, सो इट इज़ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट और आप विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ में कर रहे हो। तो यहाँ पे लीगैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है डिसाइड की जाती है बाय द कोर्ट। फिर एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब होता है, अच्छा वैलिड का मतलब आप समझते हैं, तो वैलिड का मतलब क्या होता है? वैलिड का मतलब जो चीज़ टिकती है, विच इज़ ठीक है, वो है, वो सही है, उस चीज़ को आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो वैलिड नहीं है, इट इज़ वैलिड। बट वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे मेडिसिन की एक्सपायरी होती है वैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। तो अगर एग्रीमेंट को आपने वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो ऑब्वियसली वो वैलिड तो होगा नहीं। सो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज़ कि एग्रीमेंट को आप वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज़, जैसे कि सपोजिटली आपका प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा है तो आप उसमें क्या करते हो? खुद को सेफ साइड में रखने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ करते हो। लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होती है? लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कंडीशंस रिलेटिंग टू द मेथड, ऑर्डर, अरेंजमेंट, यूज़ ऑफ टेक्निकल टर्म्स, एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन एक्शंस एक्सेट्रा विच इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू इंश्योर देयर वैलिडिटी एंड रेगुलरिटी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखने के लिए आपको हमेशा रेगुलर रहना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप लॉ के अंदर वैलिड एग्रीमेंट रख रहे हैं। जैसे लॉ में चेंजेस आती रहती हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है अगर आपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ ढंग से नहीं की हैं तो।